हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जेई मेन और जेई एडवांस के लिए जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने में डर लगता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो इंटीग्रेशन पीछे से कमज़ोर रहता है और प्लस जो इस चैप्टर के टेक्निक्स हैं उस पर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। जेई मेन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और जेई एडवांस में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस चैप्टर में पकड़ बनानी चाहिए क्योंकि 2 क्वेश्चन करीब करीब जेई मेन में और 2 से 3 क्वेश्चन जेई एडवांस में इसका श्योर है और ये बहुत ही जरूरी है अगर आपको अच्छे परसेंटाइल और रैंक लानी है तो। ठीक है, तो इसको हम लोग ढंग से करते हैं। If the value of the definite integral this is equal to this, ऑब्वियसली हमें कुछ इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन इसमें ये जो कॉट इनवर्स वाला टर्म है ना, ये बहुत खतरनाक दिख रहा है। ये वाला ऐसे टर्म हम लोग कहाँ कभी इंडेफिनिट वगैरह में कहाँ हैंडल करते हैं, कभी नहीं करते। अब देखो ना, एक्स स्क्वायर के पावर में मॉडस लिखा हुआ, कहाँ ऐसा हैंडल करते हैं हम लोग कभी। तो इसका मतलब इसका क्या काम है, ये हिंट मिल जाएगा आपको कि कहीं ना कहीं ये ऑड वाली प्रॉपर्टी या P5 वाली प्रॉपर्टी लगा कर कुछ होने वाला है। तो मैं P5 ही लगाऊंगा अभी। इस इंटीग्रल को I मान लो, P5 लगाओ। तो P5 लगाओगे तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो 0 माइनस एक्स आएगा। 0 माइनस एक्स से क्या होगा, कॉट इनवर्स। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता 0 माइनस एक्स से, उसको फर्क पड़ता है। वो बन जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स अपॉन, अब नीचे वाले का टर्म में कोई फर्क नहीं है, वो तो मॉडेक्स के कारण से माइनस साइन डिसॉल्व कर लिया उसने। ठीक है, अब दोनों इंटीग्रल को आप जोड़ दोगे। अब आप बताओ मुझे कॉट इनवर्स टी और कॉट इनवर्स माइनस टी क्या होता है। पाई होता है। कॉट इनवर्स टी प्लस कॉट इनवर्स माइनस टी पाई होता है। बस वही खेल चल रहा है, ये और ये मिला करके पाई बन जाएंगे। तो जब आप 2i करोगे तो ये पाई बन जाएगा -1 से 1 कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, फिर i आप लिख सकते हो। इधर से काम करो, p4 भी लगा लो, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी। ये फंक्शन इवन दिख रहा है तो 2 आ गया तो 2 कैंसिल कर दिया है मैंने, और 0 से 1 इसको कॉट इनवर्स से अब एक काम करो, tan इनवर्स में कर लो। रेसिप्रोकल कौन मैनेज करेगा, tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। नाउ मोटा काम हो गया है, ये कचरा हट गया है, आई की वैल्यू सिंपल हो गई है। अब सिर्फ इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और साथ में 1 सेकंड फंक्शन रहेगा, और इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करने में लेना और एक्स इंटीग्रेट करने में लेना, आपका काम हो जाएगा। तो ये आप जब इंटीग्रेट करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट वैल्यूज लाइक दिस। पाई तो ऑलरेडी बाहर आ गया, थोड़े और पाई के टर्म्स आएंगे, आपसे एबीसी आप निकाल लेना। ठीक है, तो इसमें ये कचरा साफ करने में हमने P5 का इस्तेमाल किया है। आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रल हमने जो इंडेफिनिट में प्रैक्टिस की थी उसमें क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या हमें दिक्कत होती है। तो कोई ऐसा अटपटा टर्म दिखे क्वेश्चन में तो आपको एक बार समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाना चाहिए हमारे प्रॉपर्टीज के प्रयोग से। तो उसमें इंडेफिनिट का आपको कॉन्सेप्ट भी की जरूरत पड़ेगी कि भैया क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो वहीं से आपको पता चलता है। ठीक है ना, f(x) gx2 फंक्शन सेटिस्फाई दिस, इस तरह के रिलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं। f(x), अब ये देखो f(x स्क्वायर), एक्स स्क्वायर अंदर होने से ये फंक्शन इवन ही है ना। तो ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग, 0 से 4 f(x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर के वैल्यू, f(x स्क्वायर की वैल्यू यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट की जा सकती है ना। तो 4x क्यूब माइनस जी ऑफ 4 माइनस एक्स dx आएगा। ऑलराइट, 0 to 4, तो आप इसमें से 8 0 to 4 x क्यूब dx कर लो, माइनस 2 टाइम्स 0 to 4 g ऑफ 4 माइनस एक्स dx करो। अब आपको इसका डाउट हो रहा है कि कैसे होएगा, तो इसकी डाउट न करो आप, है ना। यहां से आपको हेल्प मिलेगा, डेफिनेटली इसका हेल्प मिलेगा। तो आप एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेना। इसको, ये तो 512 आ जाएगा और ये रह जाएगा 2 टाइम्स 0 to 4
g ऑफ 4 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब बात ये निकली कि ये चीज कैसे हेल्प लेगा वहां से, तो भी एक प्रॉपर्टी का ही खेल है। लेट मी ट्राई, जैसे 0 से 4 g ऑफ 4 माइनस एक्स dx को अगर हम चाहें ट्राई करना, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P5 लगा के देखो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 to 4 gx dx। ठीक है, और वहां से आप देखो gx dx किसके बराबर है, वहां से देखो gx को वहां से रिप्लेस करो, तो माइनस ऑफ 0 to 4 g ऑफ 4 माइनस एक्स dx हो गया, यहां से रिप्लेस करोगे। ठीक है, अब बताओ जो भी मान लो इंटीग्रल था ये j इंटीग्रल अपने नेगेटिव ही हो गया, तो j बराबर माइनस j हो गया। क्या मतलब हुआ इसका मतलब कि j 0 है, j मैं इसको बोल रहा हूं, ये वाला इंटीग्रल। ठीक है तो डेफिनेटली ये खत्म हो गया, तो आपका आंसर 512 रह जाएगा। यहां भी एक क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को, P4 लगा के हम लोगों ने पहले डबल किया, और P5 जो किंग प्रॉपर्टी लगा करके वो हमने पीछे वाला इंटीग्रल को किल कर दिया। ठीक है अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। अब एक इक्वेशन बना लिया इन्होंने, मतलब इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने से कोई x में फंक्शन आएगा, उसके बाद इससे इक्वल करना है और उसके रूट्स को पकड़ना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले इसको हम सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं कि इसको हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंटीग्रल t में है ना, इंटीग्रल t में है एज ए वेरिएबल, x तो कांस्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा 0 से इन्फिनिटी देख करके अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि tan थीटा का प्रयोग किया जाए। तो पुट t इक्वल टू x tan थीटा। x साथ में मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि मैं x स्क्वायर को चाहता हूं बाहर निकालना, तो अगर यहाँ पे मैं डालूंगा तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये मुद्दा है। तो dt आपका हो गया x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऑलराइट, अब चलते हैं इंटीग्रल में। तो लिमिट्स आपका 0 से π/2 हो जाएगा, ln x प्लस ln tan थीटा, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इसका डेरिवेटिव हो गया x के साथ, है ना। और नीचे में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल कर देगा, ये एक्स स्क्वायर बाहर लाने के लिए मैंने किया था, तो 1/x हो गया, 0 से π/2 ln x प्लस ln tan थीटा डी थीटा। तो ये काफी कंट्रोल में आ गया। ठीक है, अब आप समझो कि ये ln x भी तो इंटीग्रेशन में तो थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो ये तो ln x का कोई मतलब है नहीं, तो 1/x के साथ ln x भी बाहर आ जाएगा, और 1 dx होगा, तो 1 dx का तो π/2 हो जाएगा, है ना। अब एक चीज आपका रह गया यहाँ पे ln tan थीटा, तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूं कि ये जो इंटीग्रल आप देख रहे हो ना 0 से π/2 ln tan थीटा, आपने छोटे मोटे क्वेश्चंस किए होंगे, उसका एक्सपीरियंस यूज हो ही जाता है। जैसे सपोज करो आप i इसको बोलते हो, इसमें P5 लगाओ, तो क्या होगा, ये ln cot थीटा हो जाएगा P5 लगा करके, π/2 माइनस थीटा, दोनों i को जोड़ो तो 0 से π/2 ln 1 हो जाएगा, और नॉब्वियस है कि 0 हो गया, i 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रल पीछे वाला आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली इतना ही बच गया। तो कुल मिला के बात ये निकली कि ये किसके बराबर इक्वेटेड है, पाई ln 2/4 के बराबर इक्वेटेड है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप π/2 हटा दो, तो फाइनली आपको जो इक्वेशन हैंडल करना है ln x/x इक्वल टू ln 2/2 है, ये इक्वेशन होल्ड करना है। एक तो आंखों से सॉल्यूशन दिख रहा है कि आपका एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 होगा, बट और कितने सॉल्यूशन होंगे इस बात को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच लेना चाहिए कि एक y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाता हूं मैं, और ये y इक्वल टू x ln 2/2 का ग्राफ बनाता हूं। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो कितने सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो सॉल्यूशन हमने अभी कैप्चर किया है x इक्वल टू 2 गैस वर्क करके, x मैच करा के। तो ये जो लाइन है ये लाइन पासिंग थ्रू अर्चिन है, तो ये ऐसे जा रहा होगा, 2 पे इसने हिट किया होगा, तो एक बार और हिट करने की संभावना है, एक सॉल्यूशन और हो सकता है।
और ऐसे क्वेश्चंस में जब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं तो हम बता देंगे 2 सॉल्यूशन, बट ये लोग पूछ रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीग्रल, मतलब कोई इंटीग्रल आंसर आने वाला था, आप गेस करके देखो 2 के बाद बेटर आंसर के यहाँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 तो नहीं चलेगा, 4 चल सकता है, मुझे लगता है। ट्रायल पे देख लो आप, x = 4 ट्रायल पे ही लेना पड़ेगा। ये x = 4 पे क्या होगा, ln 4/4 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि मुझे लगता है कि ln 2/4 से होते हुए ln 2/2 आ जाएगा, तो 4 ठीक है। और 2 ही सॉल्यूशन है, हम लोग को पता है, ये ग्राफ कनकेव डाउन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 2 ग्राफ 2 बार ही मिलेंगे, तो 2 बार मिल गए, वो आंसर 4 भी आ गया, 2 + 4 मिला के नेट आंसर हमारा 6 आ गया, ठीक है ना। तो ये 2 सॉल्यूशंस हम लोग को मिल गए हैं, 2 और 4। ट्रायल पे 2 तो दिख गया, ऑब्जर्वेशन से आंखों से ही दिख गया है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और 4 हम लोगों ने ट्रायल पे लिया है। fx = दिस, fx + पाई। तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ पीरियड का कॉन्सेप्ट इसमें होगा। अब इस फंक्शन को जो अंदर से देख रहे हो, ये वाला, इसमें पीरियड चेक करो, पीरियड पाई तो लिया ही जा सकता है ना, पीरियड पाई है कि नहीं देख लो एक बार, उसमें पाई + t डाल के देख लो, पाई + t यहाँ डालने से हो रहा है, सही है, पाई तो है ही है, बाकी और छोटा भी पीरियड हो सकता है, बट हमारा काम पाई से हो जाएगा। तो अगर हम लोग fx + पाई निकालना चले हैं, तो यहाँ पे x + पाई डालोगे, तो ये इंटीग्रल कहाँ पहुंचेगा, x + पाई पहुंचेगा, राइट। अब जब ये x + पाई पहुंचेगा पूरे क्वांटिटी को लेकर के, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो 0 to x प्लस x से x + पाई, ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, है ना। 0 to x तो हम लोग वापस fx लिख देंगे इस ऑप्शन के हिसाब से, और इसका क्या होगा, तो आप जानते हो जो फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं उसमें आप ये x से x + पाई वालों को 0 से पाई लिख सकते हो, आपको आइडिया होगा, दैट इज P7, दैट प्रॉपर्टी इज P7, कि आप यहां से x हटा सकते हो आप, तो ये प्रॉपर्टी लगा करके P7 आप ये इंटीग्रल ले आओ, तो पूरा इंटीग्रल यहाँ पे लिख सकते हो 0 से। अब आप चेक करो, यहां मैंने P7 लगाया यहां से यहाँ उतरने में, प्रॉपर्टी 7, जिसमें पीरियड की प्रॉपर्टी रहती है। पीरियड की प्रॉपर्टी में मान लीजिए आपका t पीरियड होता है सपोज करो, तो आप लिख सकते हो ना, मान लो a से a + mt, m को इंटीजर है और t पीरियड है, तो पीरियड अगर है इस फंक्शन का t, तो आप इसको लिख सकते हो m टाइम्स 0 से t fx dx, है ना। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो, तो उसको मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे m1 है, ठीक है। अब जो ये क्वांटिटी यहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसमें हम लोग लगा सकते हैं P6। P6 से क्या होता है कि इंटरवल हाफ किया जा सकता है अगर लग जाए तो आप देखो पाई - x लगाने पे क्या होगा, P6 लगाने का टेस्ट क्या होता है, इसमें पाई - x चेक करोगे तो 3 पाई - x, लेकिन होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, अब सेफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, P6 लग जाएगा। P6 लग जाएगा तो 2 टाइम्स 0 से पाई, वही इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो fx + 2, सॉरी ये इंटरवल छोटा हो जाता है ना, P6 लगाते हो तो 0 से π/2 हो जाता है, तो ये बन जाएगा f(π/2)। तो इस क्वेश्चन में भी आप नोटिस करोगे कहीं कोई आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने लग जाओ। तो अब आप ये तो देखो कि आपके ऑप्शंस कैसे हो, तो एफ में ही बात कर रहे हैं वापस, तो अगर ये एफ में ही बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम चीजों को उसी के टर्म्स में लिखें जिस टर्म्स में वो क्वेश्चन है, क्यों हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कई जगहों पे आपको कुछ कॉमन सेंस लगानी चाहिए, अगर आप नहीं लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। ना इस क्वेश्चन में -10 से 10 वर्क हो रहा है, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन एक करेक्शन है यहाँ पे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इवन। इस फंक्शन को देखो तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वांटिटी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x है, और ये नीचे वाला क्या है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x है, isn't it? तो ये दोनों फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, एक यूनिट पे पीरियड होते हैं। अब ऑड इवन के हिसाब से देख लिया जाए जरा सा, मैं इस फंक्शन को ही देख लेता हूँ थोड़ा। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, इवन का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, तो 0 से 1 में कौन ऑपरेट करेगा, नीचे वाला ऑपरेट करेगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0 से 1 में तो फ्रैक्शनल पार्ट x ही होता है,
तो इससे ही 1 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1 से 2 में क्या होगा, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड हो जाएगा, तो इस लाइन को हम यूज करेंगे 1 से 2 में। जब ये ऑड हो जाएगा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट बनाना है, तो फ्रैक्शनल ग्राफ ऐसे बनाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सेम चीज आगे भी रिपीट होगा। 2 से 3 में क्या होगा बताओ, 2 से 3 में भी यही होगा। 2 से 3 में ये इवन हो जाएगा, फिर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ को यूज करना, और ये पीरियोडिक होता है तो यही ग्राफ आगे भी शिफ्ट कर जाएगा वहां पे। तो इस तरह से आपका ही चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो इसका पीरियड आप देख लो, इसका पीरियड 2 है। खुद स्टडी करो कि इस फंक्शन का पीरियड क्या, मतलब इस फंक्शन को देख करके पीरियड पकड़ना है पहले कि पीरियड इसका 2 है, ठीक है। तो अगर इसका पीरियड 2 है तो यहां पे आप नोटिस करो एफ एक्स का पीरियड 2 है, कॉस पाई एक्स का भी पीरियड 2 है, तो इसका मतलब इस कंबाइंड फंक्शन का पीरियड 2 है ना। तो आप आराम से करो, -10 से 10 उस पीरियड की प्रॉपर्टी भी देखो, 20 यूनिट लेंथ का इंटीग्रल है, उसमें कितने पीरियड शामिल है, 10 टाइम्स पीरियड शामिल है, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 टाइम्स। तो ये जो इंटीग्रल होगा ये पाई स्क्वायर बाई 10 के साथ 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक पीरियड का हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप डिसाइड करो एक पीरियड कहां से लेना है, 0 से 2 लेना है कि -1 से 1 लेना है। मुझे लगता है -1 से 1 ठीक है, -1 से 1 ठीक है, तो मैं -1 से 1 कर लेता हूं। -1 से 1 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। एक चीज और नोटिस करो, तो P7 लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे पीरियड की प्रॉपर्टी। अब एफ एक्स और कॉस पाई एक्स फंक्शन को यहां से देखो, कॉस पाई एक्स तो इवन फंक्शन है, एफ एक्स भी इवन ही दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन इवन है, तो इसका इसको भी हम 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो 2 पाई स्क्वायर 0 से 1 कर सकते हैं एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो इससे कितना हो जाएगा 0 से 1, वो उस समय 0 से 1 में मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, फंक्शन का नाम है 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। अब इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लोगे आप, है ना। इसको आप इंटीग्रेशन के लिए रख लेना, ये आपका v रहेगा, इधर u रहेगा, ये आपका डिफरेंशिएशन भी रख लेना और इसको सॉल्व कर लेना, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप देख लेना, 2 बाई पाई स्क्वायर शायद आता है, आप चेक कर लेना इसको, 2 पाई स्क्वायर इंटू 2 बाई पाई स्क्वायर आता है, तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल करके फिर ये 4 आ जाता है। दैट यू कैन डू, इंटीग्रेशन में पार्ट्स आसान है वो। तो मेनली हमें यहाँ 2 चीज पकड़ना है, एक तो फंक्शन यहाँ पीरियोडिक है, इतने बड़े इंटरवल को देख के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जरूर कुछ पीरियड का चक्कर है। कॉस वॉस भी दिख ही रहा है, साथ में इस फंक्शन को देखा, पीरियड पकड़ लिया, और साथ में पीरियड के साथ साथ इसमें इवन फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। जनरली लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को 0 से 2 लिख देते हैं, इसको हमने 0 से 2 नहीं लिखा, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने के बजाय हम पीरियोडिक फंक्शन में यहां से यहां भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसका एक अलग एडवांटेज हम लोग को मिल गया आगे चल के P4 लगाने में। यहां हमने P4 लगाया, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे भी एक रिलेशन दिया हुआ है fx प्लस k इक्वल टू n, ठीक है। देखा जाएगा इसको क्या करना है, और तो देखो इसमें भी पीरियड की झलक लग रही है थोड़ी बहुत। आपने फंक्शन के चैप्टर में नोटिस किया होगा कि ऐसे रिलेशनशिप से हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। कैसे, अगर हम लोग इस x को x प्लस k से रिप्लेस करें तो ये f ऑफ x प्लस 2k आ जाएगा इक्वल टू n, और दोनों को घटा दें, सब्सट्रैक्ट, तो अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो f ऑफ x प्लस 2k fx के बराबर आ जाएगा। देख लो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि वन ऑफ द पीरियड्स, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि पीरियड इतना ही रहेगा, वन ऑफ द पीरियड इज 2k, और उसका हमें बहुत योगदान मिलेगा। जैसे इसमें देखो I2 में, देखो I2 में क्या चल रहा है, I2 में -k से 3k चल रहा है, तो पीरियड की प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसमें कितना लेंथ कवर किया हो, 4k लेंथ कवर की हो, इसका तो 2 साइकिल यूज किए हो, तो 2 साइकिल कवर कर लेगा ये, कहां से कहां तक, 0 से 2k fx dx। कैसे किया हमने, -k से 3k गैप तुम्हारा कितना आ गया, 4k, 2k पीरियड है तो 2 साइकिल है, तो 2 टाइम्स 1 साइकिल, ठीक है, इंटीग्रेशन का। अब इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा करेक्शन होगा शायद, ये प्लस नहीं होगा, इक्वल होगा, और यहाँ पे 2 बार के आ गए, के 1 हटा दो, देखते हैं कौन सा आंसर से बैठता है। I1 में देखो, I1 में क्या है,
I1 में आप देखोगे तो 4nk लिखा हुआ है, तो 2k से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 2n बचेगा। तो 2n साइकिल लेना है इसमें, 0 से 2k fx dx। क्या किया हमने, 4nk को 2k से डिवाइड करोगे तो वहां पे आ रहा है 2n, तो 2n साइकिल हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखो इनके ऑप्शंस में अगर ध्यान से देखो तो लोग I1 और I2 को कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपस में। ओके, तो यहाँ पे देखो n है और यहाँ पे 2 है, तो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन लग रहा है इसमें। इसको भी n से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो अगर सपोज करो आप इसको n से मल्टीप्लाई करते हो, इसको n से, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, I1 प्लस n I2 को जोड़ सकते हैं। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ये 2n और ये 2n मिला कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, isn't it? आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये और ये लेफ्ट में इतना आ जाएगा। मैंने इसको इक्वेशन को n से गुना किया, इस इक्वेशन को दोनों जोड़ दो, तो इसको मैं 4n लिखता हूं, 4n 0 से 2k fx dx। ठीक है, अब देखने में तो अच्छा लग रहा है ये कि जोड़ पाया हम लोग ने दोनों को। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सब जगह राइट साइड में सॉल्व है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस इंटीग्रल को आप ऐसे लिखो, तोड़ के लिखो, 0 से k fx dx लिखो और प्लस k से 2k fx dx लिखो। इसको लिखने के बाद आप देखो क्या हो रहा है, 0 से k fx dx प्लस इसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाओ। एक याद है तुम्हें, अभी शिफ्ट प्रॉपर्टी बताया था मैंने, x को अगर x प्लस k से रिप्लेस करते हो तो पीछे से k घटाना पड़ता है, तो k घटाओगे तो ये लिमिट्स 0 टू k हो जाएगा। तुमको ऐसा आपने क्यों किया, देखो एक चीज नोटिस करो, ओरिजिनल रिजल्ट पे हमें ध्यान रखना है कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कहीं ना कहीं हमें fx और fx प्लस k की भी इस्तेमाल होने वाली है, सिर्फ पीरियड के लिए नहीं दिया गया है वो। तो लास्ट स्टेज का एक्टिविटी जो है इसी से पूरा होगा। आप ध्यान से देखो, इन दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है 0 टू k, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो fx प्लस k को n लिख कर इंटीग्रेट करोगे, तो फाइनली ये बन जाएगा 0 टू k n dx। तो फाइनली क्या निकलेगा, n k निकलेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें एक तो पीरियड पकड़ना है जिसके हिसाब से आप ये चीजों को सेट कर पाओगे। इनको देख करके आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ पीरियडिक काम हो रहा है, क्योंकि बहुत दूर तक ये गए हैं। और फाइनली एक इंटरेस्टिंग काम लास्ट में हुआ है कि ये इंटीग्रल हम लोग सॉल्व कर पाए हैं इसके प्रॉपर्टी जो गिवन है उससे। ठीक है, g इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f इन दिस डोमेन, f1 2 है, f5 10 है। तो देखो भाई, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन के साथ कैसे कनेक्टेड होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और आप तुरंत पकड़ लोगे इस क्वेश्चन को। कैसे, जैसे मैं बताता हूं फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप, a टू b fx dx, है ना, इज इक्वल टू b fb माइनस a fa माइनस, मान लो f का इंटीग्रल, f का इनवर्स इन्होंने g लिखा है तो मैं भी g लिख देता हूं, और कई बार gx में लिखा रहता है, बट मैं तुम्हें gy में सजेस्ट करूंगा। तो gy रनिंग फ्रॉम f a टू f b। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो इनवर्स फंक्शन को के इंटीग्रल को और फंक्शन के इंटीग्रल को कनेक्ट करता है, आपको बस पहचानना है। तो आपका यहाँ पे देखो f1 2 दिया हुआ है और f5 10 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 1 और 5 के बीच में डील करना है। तो 1 और 5 आपका a और b हो गए, a 1 हो गया और b 5 हो गया। तो आप मुझे बताओ कि जब 1 और 5 यूज करोगे तो b 5 है, fb कितना होगा, fb वहां से निकालो, 10 निकलना है, a 1 है और b fb fa कितना है, 2 है यहां से, और माइनस ये देखो ये 2 से 10 gy dy, और आप देखो कितना आसान हो गया। ये जो gy dy लिखा है वो यही तो है, इसको इधर ले जाओ तो कितना क्वांटिटी बचेगा, इतना ही तो बचेगा, विच इज 48, 50 माइनस 2 48, तो आपका आंसर 48 आ जाएगा। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको ढंग से याद होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन में ओरिजिनल फंक्शन के साथ कैसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो याद कर लो इस फॉर्मूले को।
चीजें जो याद करनी है वो आपको याद रखनी है। अब उसमें आप कंफ्यूज होते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी आपका टाइम किल होगा आसान क्वेश्चन में। ना कुछ फंक्शंस ढूंढने की कोशिश की जाती है डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में, तो उसका टेक्निक होता है। जैसे इसमें देखो कि ये फंक्शन एफ एक्स यहाँ तो है और अंदर भी एफ वाई पड़ा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन में है, ये बाहर नहीं आ सकता है ना। क्या बाहर आ सकता है इसमें, देखो इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स इसमें एज ए कांस्टेंट है वो बाहर निकाल सकते हैं वो कि इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में है। तो अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या दिख रहा है, एफ एक्स एक्स प्लस साइन एक्स टाइम्स एक इंटीग्रल दिख रहा है जो सॉल्व अगर हो जाता है तो एक कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा। डेफिनेट इंटीग्रल आप जानते हो जब सॉल्व हो जाएगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कांस्टेंट, लेट्स से दिस कांस्टेंट इज ए। तो आपको एक तरीके से फंक्शन का ढांचा पता चल गया कि वो एफ एक्स जो है ए टाइम साइन एक्स है। अब आपका काम क्या है, उस इंटीग्रल में जिसको आपने ए मार्क किया है उसमें एफ वाई के जगह पे इसी फंक्शन को डालो और ए में रिलेशन बना के ए निकालो, है ना। तो आप किसको ए बोले हो, आप ए बोले हो आप 0 से पाई बाई 2 कॉस वाई एफ वाई, तो एफ वाई हम लोग इसको वाई में लिखेंगे, इसको y प्लस ए साइन वाई डी वाई, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे इसको इंटीग्रेट करने का बाई पार्ट्स, ठीक है। तो एक तो ये वाला बाई पार्ट्स करेंगे हम लोग y कॉस वाई वाले को, और ये तो आसान है 0 से पाई बाई 2 साइन 2y dy हो जाएगा। साइन 2y कैसे बनाया मैंने, कॉस y और साइन y मिला के। अब बताओ आप क्या इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये बाई पार्ट से करना आप इंटीग्रेट, है ना, और ये आप कैसे इंटीग्रेट कर लोगे। तो जब ये a को सॉल्व करेगा, a को a के टर्म्स में, तो उसे a निकलेगा। तो a आप जब निकाल लोगे तो उसको यहां लाकर सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड होपफुली जो दिख रहा है आंसर हम लोगों को उसके हिसाब से आप a चेक करना, a की वैल्यू पाई माइनस 2 आया होगा। आप देख लेना, बस आपको दो ये छोटे इंटीग्रल्स करने हैं, उससे आपको ए इक्वेशन बन जाएगा, ए सॉल्व करके फिर वापस प्लग। इसमें क्या है कि आपको फंक्शन का स्ट्रक्चर ढूंढना है कि कौन सा फंक्शन यहां मोटा मोटा दिख रहा है जो इसका रूप ले रहा है। और इस बात को यूज करना है कि जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रल निकल के आ रहा है तो अगर सॉल्व हो जाता है तो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर लिमिट्स तुम्हारे कांस्टेंट्स के बीच में है तो कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो एक कांस्टेंट बनेगा वो। तो उसके हिसाब से हमने उसको ए लिख लिया, फंक्शन का स्ट्रक्चर पता चला, उसको उसमें वापस प्लग किया और फिर वापस सॉल्व कर दिया, इससे ए भी निकल गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पॉपुलर हैं जहां पे लोग कुछ एस्टिमेट करने की बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल कहां पे लाई कर रहा है, एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें कुछ फंक्शन के बारे में बताया गया है कि एफ डैश माइनस 2f नेगेटिव है ना। तो ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि इस चीज को इंटीग्रेट करने का क्या रास्ता है। तो इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लगाएंगे, e का पावर माइनस 2x एफ डैश माइनस 2e का पावर माइनस 2x एफ एक्स, ठीक है। ये हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे। अब e का पावर माइनस 2x तो भाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी तो चेंज होगी नहीं। अब आप गेस करो ये किस चीज का डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव है e का पावर माइनस 2x एफ एक्स का। चेक करो एक बार, है ना। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह के टर्म्स आते हैं तो हम लोग इसको पकड़ करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो उस तरह का स्टाइल चाहिए अपने को, भाई e के पावर माइनस 2x कहां से आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगाओ तो ये आएगा। इसका डेरिवेटिव चेक करो, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब अंदर का फंक्शन डिक्रीजिंग है, अंदर का फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब आपको एफ हाफ की वैल्यू 1 दी गई है, तो आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड, है ना। तो या फिर ऐसा करो कि आपको इंटीग्रेशन एफ की करनी है हाफ से 1 में, हाफ से 1 में इंटीग्रेट करनी है, तो पहले एफ एक्स का थोड़ा एस्टिमेट निकाल ही लिया जाए, सही बात है। तो e का पावर माइनस 2x एफ एक्स, इन जनरल x की वैल्यू अगर आप हाफ से आगे ले रहे हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, जो वैल्यू आप लोगे आप हाफ पे जो वैल्यू लोगे उससे तो ये फंक्शन
कम आएगा। हाफ पे जो वैल्यू लोगे आप वो तो डिक्रीजिंग है ना, तो हाफ पे जो वैल्यू होगी उससे कम आएगा। तो ये आपको आइडिया लग गया कि e का पावर 2x fx जो है ये e का पावर -1 टाइम्स 1, f1 f हाफ यहां 1 दिया हुआ है, इससे कम होगा। तो आपको एक आइडिया मिल गया यहाँ पे कि fx फंक्शन जो है लेस देन e का पावर 2x -1 है। ठीक है, अब उसके बाद डोमिनेशन लगा देंगे हम लोग कि आपको हाफ से 1 में fx का इंटीग्रल चाहिए, तो इसको हाफ से 1 में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हाफ से 1 में e का पावर 2x -1 dx, इसको आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखना कितना आ रहा है, ये e -1/2 आया होगा, ये क्वांटिटी चेक कर लेना। तो fx इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि और कौन से इंटरवल्स हैं जो इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। तो और कोई इंटरवल इस तरह का रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक तो और एक एस्पेक्ट यहाँ जरूरत पड़ रहा है कि ये 0 से बड़ा होगा क्या, तो इन्होंने खुद ही बोला है कि फंक्शन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फंक्शन का पॉजिटिव डायरेक्शन में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रल 0 से बड़ा तो होगा ही। तो इस तरीके से आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा करके इस फंक्शन के इंटीग्रल को एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो आपको आज हम लोगों ने कई तरह के एग्जाम्पल्स हम सिखाए। हो सकता है कि इन एग्जाम्पल्स को करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी करें, प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल करें, और कुछ फॉर्मूले कहीं कहीं जरूरत है, प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले जरूरत हैं, तो उनको ढंग से याद कीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान होगा आपको। आप ये मत समझो कि क्वेश्चंस के बहुत कठिन होते हैं, आप उसमें थोड़ा सा डीप डाइव करोगे आपका काम हो जाएगा। इसमें इनडेफिनिट का उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन के साथ इनडेफिनिट को हैंडल करना है। थैंक यू।